Most useless mega projects in the world. Number 5. Interstate H3 हवाई। ये हाईवे अलोहा स्टेट हवाई में वाक़या है, जो कि 26 किलोमीटर लंबी इंटरस्टेट H3 रोड बहुत ही शानदार लैंडस्केप्स में से गुजरती है। यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक की परेशानी भी रहती है क्योंकि लोग यहाँ पर कार्स को रोककर ये सीनिक व्यू देखते हैं। और इस रोड को 1960 में अप्रूव किया गया था, जो कि पर्ल हार्बर नेवल बेस को साउथ साइड पर मेरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन के ईस्ट कोस्ट के साथ मिलवाती है। और इसकी कंस्ट्रक्शन 1989 से 1997 में स्टार्ट हुई और इसे 1997 में ओपन कर दिया गया, तकरीबन 37 इयर्स के बाद जब से इसे बनाने का फैसला किया गया था। H3 इंटरस्टेट को इंजीनियर मार्वल भी समझा जाता है क्योंकि ये खतरनाक पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है और इसे बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। ये हाईवे मोस्टली वायर डक्ट्स पर डिपेंड करती है ताकि वैली के नीचे लोकल एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे। और इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $1.3 बिलियन थी, यानी कि $15 मिलियन पर किलोमीटर बनती है और ये मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट पर किलोमीटर इन द वर्ल्ड है। लेकिन इन सब के बावजूद ये रोड सबके लिए यूजफुल भी नहीं, क्योंकि ये रोड टू नोवेयर है और ये डाउनटाउन होनोलुलु हाईवे के साथ डायरेक्ट लिंक भी नहीं करती और ये हाईवे कम्प्लीटली अबैंडन भी नहीं है। बिफोर सियोदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट स्पेन यूरोप की प्राइम ट्रैवल डेस्टिनेशन है और इसी वजह से यहाँ पर सियोदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट बनाया गया, जिसका मेन रीजन स्पेन के अंदर ट्रैवलर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना था और इंटरनेशनल विजिटर्स को भी। ये एयरपोर्ट ऑल्टरनेटिव था हेवीली ओवरक्राउडेड मेन एयरपोर्ट जो मैड्रिड में था। और ये न्यू एयरपोर्ट में टॉप 5 लॉन्गेस्ट रनवे थे जो 2 मिलियन पैसेंजर को पर ईयर सर्व कर सकते थे। हालांकि ये अमाउंट रिलेटिवली लो थी अगर मैड्रिड एयरपोर्ट से कंपेयर किया जाए, जहां पर 17 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। और ये 2009 में ऑपरेशनल हुआ, जिस पर $1.3 बिलियन खर्चा आया, लेकिन 2012 में तमाम प्लान रोक दिया गया क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पीछे कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और इसका मेन रीजन लोकेशन प्रॉब्लम थी। इसे सेंट्रल एयरपोर्ट कहा गया था क्योंकि ये मैड्रिड से 200 किलोमीटर अवे था और इसी वजह से ट्रैवलर्स कभी भी इतने दूर का सफर कर यहाँ पर नहीं आते थे, क्योंकि मोस्टली बिग एयरलाइंस अपनी फ्लाइट कैपिटल सिटी के अंदर ऑपरेट करती हैं। इस एयरपोर्ट के पहले साल की ओपनिंग में सिर्फ एक एयरलाइन ने अपना ऑपरेशन यहां पर स्टार्ट किया और जब यहां पर कोई मेजर एयरलाइन नहीं थी तो पैसेंजर भी यहां पर ना अट्रैक्ट हो सके। इस तरह इस एयरपोर्ट पर $350 मिलियन का कर्जा चढ़ गया 2012 में और 2013 में इसे ऑक्शन में डाल दिया गया। और ये एयरपोर्ट 2014 में ब्रिटिश हिट टीवी शो टॉप गियर की वजह से पॉपुलर हो गया और 2019 में ये एयरपोर्ट न्यू ओनर को सेल कर दिया गया। और कोविड-19 के बाद इस एयरपोर्ट पर पैसेंजर का रश फिर से होने लगा और न्यू ओनर ने इस एयरपोर्ट को एयरप्लेन्स को खड़ा करने के लिए ओपन कर दिया, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट, लॉन्ग रनवे और बहुत ज्यादा जगह होने की वजह से। और अगस्त 2020 में यहाँ पर 65 एयरप्लेन्स इस एयरपोर्ट पर पार्क किए गए और 300 एयरक्राफ्ट्स। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये मेगा प्रोजेक्ट पैसेंजर्स के लिए यूजलेस रहा। नंबर 3, नायापीडॉन म्यांमार। और ये म्यांमार का न्यू कैपिटल जो कि एक बिल्कुल नई जगह पर बनाया गया। ये कैपिटल फॉर्मर मिलिट्री लीडरशिप ने 2002 में सीक्रेटली बिल्ड करना शुरू किया और इस तरह कंट्री कैपिटल की शिफ्टिंग किसी कंट्री को भी नहीं बताई गई और ऐसा ही ब्राजील, इजिप्ट और पाकिस्तान ने भी पहले किया। और नवंबर 2005 में म्यांमार लीडर्स ने अनाउंस किया पब्लिक में, लेकिन न्यू कैपिटल का नाम सीक्रेट ही रखा गया। और आफ्टर 4 मंथ्स नायापीडॉन नेम रिवील हुआ, जिसका मतलब है किंग रेजिडेंस। और इस न्यू कैपिटल का बनाने का मेन रीजन किसी को पता नहीं चल सका। कुछ के मुताबिक इस कंट्री को सी साइड से अटैक का खतरा था और कुछ के मुताबिक ये एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस पर शिफ्ट किया गया।
यांगोन जो फॉर्मर कैपिटल है, यहाँ पर 7 मिलियन लोग रहते हैं और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी लिमिट तक पहुंच गए हैं। इसकी पॉपुलेशन 2050 तक डबल हो जाएगी और ये कोस्टल सिटी कैपिटल के तौर पर स्टैब्लिश की गई थी ब्रिटिश रूल के दौरान। इसलिए इस कैपिटल को मोर सेंट्रल लोकेशन की तरफ शिफ्ट किया गया और अब तक $4 बिलियन इस सिटी पर लग चुके हैं। नायापीडॉन में हर तरह की टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। 20 लेन हाईवे है, 100 लग्जरी होटल जिसको 3 होटल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, गोल्फ कोर्स, म्यूजियम और 99 मीटर टॉल रेप्लिका ऑफ लैंडमार्क का है जो कि यांगोन में ओरिजिनली सिचुएटेड है। लेकिन यहाँ पर एक इसेंशियल कंपोनेंट मिसिंग है और जो पॉपुलेशन है। यहाँ पर लेस देन 1 मिलियन रेजिडेंट्स हैं और मोस्टली इनमें सबर्ब्स में रहते हैं और ये वहां पर तब से रह रहे हैं जब ये कैपिटल बना भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से इसे घोस्ट टाउन भी समझा जाता है। और 20 लेन हाईवे प्रैक्टिकली एम्प्टी है। यहाँ के एयरपोर्ट पर 3.5 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी है हर साल, लेकिन बिजी डेज में यहाँ पर सिर्फ डजन लोग ही इसको इस्तेमाल करते हैं और ये दुनिया का स्ट्रेंजेस्ट कैपिटल भी है। नंबर 2, फॉरेस्ट सिटी मलेशिया। यह फॉरेस्ट सिटी आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर बिल्ड की गई है और इसकी लोकेशन भी इन्वेस्टर के लिए अपीलिंग है, जो कि इसकी प्रॉक्सिमिटी से फायदा उठाना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट ऑफ सिंगापुर से भी। सिंगापुर दुनिया का दूसरा बड़ा बिजिएस्ट पोर्ट है जिसकी थ्राइविंग इकोनॉमी है और डेवलपर्स ने फॉरेस्ट सिटी को सिंगापुर से लिंक कर दिया है सेकेंड लिंक ब्रिज के जरिए और इन दो सिटीज के दरमियान 20 मिनट का डिस्टेंस भी कम हुआ है। फॉरेस्ट सिटी की अपनी कस्टम फैसिलिटी है जिसकी वजह से वहां के रहने वाले सिंगापुर जाकर वापस आ सकते हैं बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के। फॉरेस्ट सिटी में फीचर बिल्डिंग ग्रीन रूफटॉप के साथ हैं और इनमें वर्टिकल गार्डन है जिसकी वजह से लोग जंगल एक्सपीरियंस ले सकेंगे। और सिटी स्ट्रीट का मल्टी लेयर डिजाइन है जिसमें सबसे नीचे वाली लेयर ट्रैफिक के लिए है और पार्किंग स्पेसेस के लिए है और अपर लेयर में पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्ट हब हैं। इस सिटी में बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आएगी जो 2035 में कंप्लीट होगी और इसकी कॉस्ट $100 बिलियन है। यहाँ पर 4 प्रपोज आइलैंड कंप्लीशन के करीब है जिसमें 150 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, गोल्फ कोर्सेज, स्विमिंग पूल और बीचेस ऑन बोर्ड शामिल हैं, लेकिन बहुत से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हर्डल इसकी प्रोग्रेस में रुकावट हैं। इस प्रोजेक्ट को चाइना से फंड आ रहा है और चाइनीज लोगों को इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ सालों तक इस सिटी में फ्री पास की इजाजत भी होगी और वेल्थी चाइनीज इन्वेस्टर जो अपनी कंट्री की सोअरिंग प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते वो फॉरेस्ट सिटी की तरफ जाएंगे। और 2019 तक 80% प्रॉपर्टी ओनर्स चाइनीज थे और मलेशियन नेटिव इन अपार्टमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे प्राइस ज्यादा होने की वजह से। लेकिन लीडरशिप चेंज होने के बाद प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद ने फॉरेनर इन्वेस्टमेंट को बैन कर दिया कि वो फॉरेस्ट सिटी में कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकेंगे और इस तरह मलेशियन मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर की वजह से यहाँ पर न्यू इन्वेस्टर नहीं आ सकते और बहुत से इन्वेस्टर इस बैन की वजह से अपनी एक्सिस्टिंग प्रॉपर्टी को छोड़ गए हैं और 2020 में सिर्फ 500 लोग ही रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में रह गए थे, जबकि ये सिटी 700,000 लोगों के लिए डिजाइन की गई थी और $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी ये सिटी अब तक यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट है। नंबर 1, यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर वेस्ट स्टोर किया जाता है जमीन से ऊपर ही पावर प्लांट के करीब जहां से ये निकलता है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पर एग्री करती है कि सेफेस्ट और परमानेंट डिस्पोजल सोल्यूशन इस खतरनाक वेस्ट को जमीन के अंदर स्टोर करना है। 1980 में यूएस अथॉरिटी ने इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला और 1987 में यूका माउंटेन्स नवेडा में इस जगह को बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन माना गया और ये जगह यूएसए की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली न्यूक्लियर साइट थी और आबादी से दूर भी, और पूरे मुल्क का न्यूक्लियर वेस्ट इस स्टडर कॉम्प्लेक्स में डिपॉजिट किया जाता था जो कि यूका माउंटेन से 300 मीटर नीचे की तरफ थे। और ये यूका माउंटेन्स वोल्केनिक ऐश से बने हुए हैं
जो यहाँ से हजारों साल पहले निकलता था, जिसकी वजह से यूका माउंटेन्स हर तरह की रेडियो एक्टिव वेस्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे बगैर किसी क्रैकिंग और क्रम्बलिंग के। यूनाइटेड स्टेट के 100 ऑपरेशनल और क्लोज न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स हैं 34 स्टेट्स में, लेकिन नवादा में कोई भी नहीं। और बहुत से लोग इस ऑप्शन के खिलाफ खड़े हुए कि सिर्फ एक वही डंपिंग साइट है पूरी कंट्री में, और वहां के ऑफिशियल्स हाइड्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक यूका माउंटेन्स की ये साइट सूटेबल नहीं है रिपोजिटरी के लिए, क्योंकि वो करीबी पानी की जगहों को कंटेमिनेट करेगी। ये वाटर सोर्स अमेरगोजा वैली से बहता है, जिसे नेटिव अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बावजूद भी 2002 में इसको अप्रूव कर दिया गया, और नवादा अपनी लोअर पॉपुलेशन और कांग्रेस में स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से कुछ न कर सका। और बराक ओबामा के टाइम पर यह तमाम प्रोजेक्ट हाईली पॉलिटिसाइज्ड हो गया, और 2010 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोजेक्ट को यूजलेस करार दिया और इस प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी गई। और 3 साल बाद फेडरल गवर्नमेंट ने दोबारा इस प्रोजेक्ट को ओपन करने को कहा, लेकिन तब से अब तक इसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कहा है कि यूका माउंटेन्स कंट्री का हिस्सा नहीं है, और नवादा इन 4 सालों तक ये बैटल्स जीतती आ रही है। $17 बिलियन इन यूका माउंटेन्स पर लग चुका है, और जो कभी इस्तेमाल भी नहीं हुए, और इस तरह ये एक यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट रहा है।